कहानी सुनने के बाद महल मालिक का अवाक रह गए। वो हिचकिचाए और कहा, आप इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, है ना? शिरीन ने धीरे से कहा, ये बताना मुश्किल है। बेहतर होगा कि आप मेरे सामने ना मरें, नहीं तो मैं आपको आपकी कब्र से रेंगता हुआ बाहर निकालूंगी और आपकी गर्दन दबा दूंगी। महल मालिक हैरान थे। शिरीन ने अचानक उनकी ओर देखा। वैसे भी आप इतने दुखद विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? महल मालिक फिर से हैरान हो गए। अरे क्या वो तुम नहीं हो जिसने मुझे वो कहानियां सुनाई? शिरीन ने अपनी नाक रगड़ ली। वो आप ही हैं जिसने मुझे मजबूर किया। उसने महसूस किया कि उनके विषय भटक रहे हैं। उन्होंने जल्दी से महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। मुझे अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताओ। क्या आपके पास इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? हाँ, नहीं है। मुझे लगा कि आपकी पहचान जानने के बाद भी आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, इसीलिए मैंने बड़े मौर्य संत जी को आपकी बीमारी के बारे में आगे नहीं बताया। मुझे लगता है कि कल उन्हें एक बार लिख देना बेहतर होगा। महल मालिक ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उन्हें हम मेरी पहचान नहीं बता सकते। क्या आप डरते हैं कि वो आपसे बदला ले लेंगे? वास्तव में आप बहुत अधिक चिंता करते हैं। बड़े मौर्य संत जी उस तरह की व्यक्ति नहीं है। वो हमेशा निष्पक्ष और पेशेवर रहे। जब चिकित्सा ज्ञान की बात आती है तो वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को शामिल नहीं करते। मुझे पता है, मैं भी उन्हें जानता हूँ, लेकिन शिरीन, मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। महल मालिक ने अपने विचार शिरीन के साथ साझा किए। वो बड़े मौर्य संत जी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो बड़े मौर्य संत जी को सालों से जानते थे। हालांकि उन्हें लगा कि बड़े मौर्य संत जी आखिरी बार जब उनसे मिले थे तब से अब तक वो थोड़ा बदल गए थे। बेशक ये सिर्फ उनकी छठी इंद्री पर आधारित था और वो ये नहीं बता सकते थे कि इस समय उनके साथ क्या गलत था। शिरीन दंग रह गई। लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ। वास्तव में लोग समय समय पर बदलते रहते हैं और हमारे लिए हमेशा एक जैसा व्यक्ति रह पाना असंभव है। ये तब तक ठीक है जब तक मुख्य व्यक्तित्व एक जैसा ही रहे। महल मालिक ने अब और कुछ न बोलने का फैसला किया। वास्तव में वो उससे और अधिक समय से जीवित थे और उससे अधिक जानकार थे, इसीलिए वो हर एक चीज ज्यादा जानते थे, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ देखा था जिंदगी में। वो दोनों बहुत सावधान लोग थे और जिन बातों पर वो चर्चा कर रहे थे वो सभी गोपनीय थी। इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को कानाफूसी करने या निर्देशित संचार भेजने की जरूरत पड़ रही थी, और वो दोनों कंबल के नीचे दबे हुए थे ताकि अन्य लोग उनकी बातचीत को ना सुन सकें। भले वो जो कह रहे थे उसे ध्यान लगाकर सुन पाना भी लगभग नामुमकिन था। शिरीन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कंबल के नीचे केवल छोटी छोटी बातें कर रहे थे, भले ही वो एक साल से अधिक समय से अलग रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो एक दूसरे की सांसों को भी सूंघ सकते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया कि एक कंबल इतना गर्म हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में गर्मी फैल गई हो। उन्हें बस एहसास हुआ कि वो अपने प्रिय के साथ एक छोटी सी बात करने पर भी बहुत खुश हो सकते थे। बेशक उनके सामने और भी कई मुद्दे थे। उदाहरण के लिए अमरीश कुमार का सिकुड़ा हुआ शरीर और पागल वैज्ञानिक जो अंधेरे में छिपा हुआ था। हालांकि आज रात वो सिर्फ उन पर झुककर उनसे बातें करना चाहती थी। शायद इससे अधिक हो कि वो उन्हें गले लगाने और उन्हें गाल पर चूमना चाहती थी, और इसी के साथ वो उनका लाभ भी उठा सकती थी। हालांकि वो अभी भी एक छोटे लड़के के शरीर में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उन्हें एक खोई हुई नाव की तरह उनके समर्थन करने के लिए कोई मिल गया था, जैसे नाव को बंदरगाह मिल गया हो। अनजाने में वो सो गई, जबकि वो उन्हें अभी भी गले लगाई हुई थी। महल मालिक उसकी बाहों में लेटे हुए थे और उन्होंने शर्त लगाई कि वो उन्हें ऐसे गले लगा रही है जैसे कि वो उसकी गुड़िया हो। वो पहले भी कई जगह सो चुके थे, लेकिन वो पहली बार किसी लड़की की गोद में सो रहे थे। शायद उनके चारों दूत भी इस बात से हैरान होंगे अगर उन्होंने ये दृश्य देख लिया। यहाँ तक कि उन्हें भी ये काफी अविश्वसनीय लगा, लेकिन उन्हें बहुत पसंद आया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि 1000 साल जीने के बाद भी उन्होंने काफी समय बर्बाद कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि जब से वो उससे मिले हैं तब से वो एक असल आदमी बनना शुरू कर चुके थे। महादेव प्रताप सिंह का शरीर अपेक्षाकृत रूप से अच्छा होता जा रहा था, क्योंकि वो एक ही रात के बाद कुछ खाने के बाद धीरे धीरे उठकर बातें भी कर सकते थे। शायद उनका दिमाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो रखा था, इसीलिए वो अतीत का सब कुछ पूरी तरह से याद नहीं रख सकते थे। शिरीन को लगा था कि उसे उनसे कुछ जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो ये भी भूल गए थे कि वो घायल कैसे हुए थे। उन्हें केवल वही याद था पिछले कुछ दिनों में जो हुआ था, कि वो एक लाश में तब्दील हो गए थे, और उन्होंने आगे जो कहा उससे शिरीन के पसीने छूट गए। उसे पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से होश में थे और वो अपने आसपास की हर एक बात को सुन सकते थे। हालांकि उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था, जैसे कि उनकी आत्मा कहीं बंद हो गई हो। वो केवल खुद को पागल होते हुए देख सकते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि चोट लगने पर वो दर्द महसूस कर सकते थे, और ये सामान्य से अधिक दर्दनाक था। दर्द उन्हें पागल करने के लिए काफी था। उन्होंने सुना कि भीम सिंह आखिरकार बड़े मौर्य संत जी को उन्हें देखने के लिए लाया था। उन्होंने बड़े मौर्य संत जी को ये कहते हुए सुना कि वो कभी ठीक नहीं होंगे, और उन्होंने ये भी सुना कि वो उनकी गर्दन तोड़ना चाहते थे। ये विष काफी ज्यादा विषैला था और ये कठिन से भी अधिक डरावना था। शुरू में महादेव प्रताप सिंह और भीम सिंह कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते थे। हालांकि भीम सिंह को महल से एक जरूरी पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि दोनों राजकुमारों को घर के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट गंभीर रूप से बीमार हो गए। वो अपने प्रस्थान में देरी नहीं कर सकते थे, इसीलिए भीम सिंह ने तुरंत अपना सामान बांधा और उन सभी को अलविदा कहकर वहां से निकल गए। महादेव प्रताप सिंह और भीम सिंह बड़े मौर्य संत जी से
5,000 सैनिकों को देखने के लिए कहने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि बड़े मौर्य संत जी से बात करने से पहले भीम सिंह को सैन्य कार्यालय से एक गोपनीय पत्र मिला था। उसमें उल्लेख किया गया था कि प्रभु ने एक मारक की खोज की है और उसे सैन्य अड्डे पर भेजने के लिए पहले ही दूत पुष्पित दास को नियुक्त कर दिया है। सभी 5,000 सैनिकों ने मारक का सेवन कर लिया था और एक रात उल्टी और दस्त से गुजरने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहे। उनके शरीर के सभी विषैले अवशेषों को साफ करने में कामयाब रहे थे और अब वो राजधानी वापस आ रहे। दोनों भाई ये सुनकर प्रसन्न हुए और खुशी खुशी सबको अलविदा कहकर वहां से चले गए। महादेव प्रताप सिंह जिस रथ पर सवार हुए वो महल की सबसे मजबूत गाड़ी थी। गाड़ी को खींचने वाले जानवर तोड़ने वाले शेर थे और भीम सिंह उनके बगल में बैठकर उनकी रखवाली कर रहे थे। इसी कारणवश शिरीन ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसे महादेव प्रताप सिंह के लिए एक सुरक्षित यात्रा माना जा सकता था। शिरीन ने उनके रथ को दूर उड़ते हुए देखा और आह भरी। मुझे एहसास हो चुका था कि सम्राट भयानक बीमारी की चपेट में थे जब मैंने उन्हें कुछ समय पहले देखा था। उनके द्वारा ली गई दवा ने उसे निराश और उत्साहित कर दिया था और वो अक्सर कुछ लड़कियों के साथ आवारगी करते हुए देखे गए थे। उस रात उन्होंने सोचा होगा कि उन्होंने अधिक ऊर्जा प्राप्त कर ली है, लेकिन वास्तव में वो अपना जीवन जला रहे थे। शायद वो अब और नहीं जी पाएंगे। भीमपुर साम्राज्य में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तार्किक रूप से बोलते हुए महादेव प्रताप सिंह मुकुट राजकुमार थे और इसीलिए सम्राट के निधन के बाद उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। हालांकि महादेव प्रताप सिंह पिछले 2 सालों से युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए अधिकांश अधिकारियों ने भूदेव सिंह का समर्थन करना शुरू कर दिया था, जिसका अर्थ था कि सम्राट के निधन के बाद उन्हें भी राजा बनने का हकदार माना जाना चाहिए। महादेव प्रताप सिंह सैन्य दल का नेतृत्व करने में भले ही अच्छे थे, लेकिन भूदेव सिंह की तुलना में राजनीति में अनुभवहीन है। जब वो समय आएगा तो मुकुट राजकुमार टोली और भूदेव सिंह की टोली के बीच एक लड़ाई होगी। जब से भीमपुर साम्राज्य युद्ध में शामिल हुआ है, पूरे देश में अराजकता फैल गई है। अगर महल में कोई अंदरूनी कलह होती है तो ये और भी विनाशकारी होगी। आप मुकुट राजकुमार को लेकर चिंतित हैं? महल मालिक उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शिरीन ने अपने होठ फड़फड़ाए। वो मेरे दोस्त हैं और मैंने उनकी जान बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहती कि वो राजनीतिक लड़ाई के कारण मारे जाएं। वंश परिवर्तन के लिए हमेशा एक निश्चित तरीका होता है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम राजनीतिक मामलों से दूर रहें। मैंने कोई राजनीतिक मामले में शामिल होने को नहीं कहा। अगर मुझे शौक होता तो मैं भूदेव सिंह को पहले ही मार देती। अगर वास्तव में वो एक कमीन है, अगर वो गद्दी संभालता है तो नागरिकों को बहुत नुकसान होगा। महल मालिक मदद नहीं कर सके, लेकिन हंसती है। मत भूलो कि तुम्हारे पिता भी भूदेव सिंह की टोली में है, और अगर भूदेव सिंह सम्राट बन जाता है तो आपका परिवार लाभार्थी टोली होगा। शिरीन ने उनकी तरफ देखा। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैंने सुना है कि वजीर श्याम सिंह पहले से ही मुकुट राजकुमार की टोली में शामिल हो चुके हैं। आपने अभी मुझे जो बताया वो पुरानी बात है। ऐसा लगता है कि आप बाहरी दुनिया के बारे में काफी कुछ जानती हैं। महल मालिक ने उसकी तारीफ की। शिरीन मुस्कुराई। बिल्कुल, वास्तव में वो महल मालिक से पूछना चाहती थी कि क्या वो भीमपुर साम्राज्य के भविष्य के स्वामी होंगे। आखिर वो उस दुनिया के देवता थे, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए था। हालांकि यदि एक रहस्य है तो ये उनके लिए बुरा होगा यदि वो पहले ही इसका खुलासा कर देते हैं तो। महल मालिक को पता चल गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उन्होंने अचानक हाथ थपथपाया। चिंता मत करो। ये 3 शब्द सुनने के बाद शिरीन को तुरंत उनका संदेश मिल गया। उसकी आंखें चमक रही थी और आखिरकार उसे राहत महसूस हुई। उसने अपना सर उठाया और महसूस किया कि बड़े मौर्य संत जी उन्हें कोने से देखे जा रहे हैं। उनका लवादा फड़फड़ा रहा है और वो उदास लग रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में बड़े मौर्य संत जी की ओर देखा। शिरीन, मुझे लगता है क्योंकि तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कुछ तो होगा। शिरीन ने तुरंत महल मालिक का हाथ पकड़ा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। मैं यहाँ आपकी सलाह लेने आई हूँ। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। क्या ये अपने छोटे स्वरूप में लौट रहा है? वो पहले से ही 15 साल का है। बड़े मौर्य संत जी चौंक गए और वो महल मालिक को एक अजीब निगाह से देखने लगे। अगर वो बच्चा होता तो ठीक है, लेकिन वो लगभग उसी उम्र का था जिस उम्र की शिरीन थी। बड़े मौर्य संत जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 8 या 9 साल के छोटे लड़के की तरह बचकानी हरकतें करने में शर्माता नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? सबसे महत्वपूर्ण बात, उसी कमरे में सोया था जिसमें कल रात शिरीन थी। अगर बड़े मौर्य संत जी को पता होता कि वो पहले से एक बड़ा बच्चा है तो कल रात वो उन्हें अलग कर देते। वो मदद नहीं कर सके और उन्होंने शिरीन की ओर देखा। शिरीन, क्योंकि ये पहले से ही किशोर है तो आप उसे कल रात अपने साथ क्यों रुकने दे रही थी? शिरीन ने ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन वो अपने बचपन की काया में लौट आया है। साथ ही मुझे उससे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रहने देने का फैसला किया। बड़े मौर्य संत जी दंग रह गए, लेकिन उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम महल मालिक के ईर्ष्यालु होने से नहीं डरती? शिरीन ने उत्तर दिया। वो नहीं होंगे। वो अमरीश से ईर्ष्यालु क्यों होंगे? वो महल मालिक जी का अधीनस्थ है। महल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महल मालिक जी की समस्या है। अगर वो ईर्ष्या करना चाहते हैं या नहीं। मौर्य अधिपति जी, आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं। बड़े मौर्य संत जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शिरीन नहीं चाहती थी कि वो अब उसे और भी कुछ पूछना जारी रखें। वास्तव में वो बड़े मौर्य संत जी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन महल मालिक की सुरक्षा के लिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने महल मालिक के बारे में बड़े मौर्य संत जी को एक नकली पहचान दी। झूठ को छुपाने के लिए कई झूठों की जरूरत होती है, इसलिए शिरीन ने जल्दी से विषय बदल दिया। शिक्षक मौर्य जी,
क्या आप ये जांचने और देखने में मदद कर सकते हैं कि क्या उसके विकार का कोई समाधान है? बड़े मौर्य संत जी ने महल मालिक की एक झलक ली। उन्हें देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि शिरीन उन्हें लेकर बहुत सुरक्षात्मक थी। वो वास्तव में महल मालिक से इस हद तक प्यार करती थी कि वो उनके अधीनस्थ के प्रति भी इतनी दयालु थी। उन्हें अब एहसास हुआ कि एक महिला इतनी जल्दी बदल सकती है कि वो अब किसी से प्यार नहीं करती। बड़े मौर्य संत जी ने एक बार फिर उदास और निराश महसूस किया। वो तुरंत उस जगह को छोड़कर जाना चाहते थे, हालांकि वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने शिरीन की पानी भरी आंखों को देखा। उसने पहले कभी उनका एहसान नहीं मांगा था। उन्होंने चुपके से अपने गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं इसे देख सकता हूँ लेकिन ये वादा नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई समाधान होगा। आखिरकार मैं पहली बार इसे मरीज से मिला हूँ। आओ मुझे पहले अपनी नब्ज की जांच करने दो। जाहिर है वो बातचीत के अंत में महल मालिक से बात कर रहे थे, हालांकि महल मालिक नहीं हिले। रहने दीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी बाई नाड़ी है। उन्होंने अपनी नब्ज का वर्णन किया और वो बेहद सटीक था। बड़े मौर्य संत जी ने रुककर महल मालिक को उनके सर से पैर की उंगलियों तक देखा। आप एक चिकित्सक साक्षर हैं? महल मालिक विनम्र थे। बिल्कुल नहीं। वास्तव में उनका चिकित्सा ज्ञान बड़े मौर्य संत जी से भी बेहतर था, हालांकि वो आधुनिक दुनिया की चिकित्सा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और वो शिरीन की कार्यवाही के आधार पर इतना जानते थे कि उन्हें और भी महत्वपूर्ण आधुनिक चिकित्सा ज्ञान को सीखना चाहिए। इसीलिए वो इसी उम्मीद के साथ आए कि बड़े मौर्य संत जी उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। वास्तव में वो बहुत सोच विचार कर रहे थे क्योंकि बड़े मौर्य संत जी कई जांचों के बाद भी कुछ पा नहीं पा रहे थे। बड़े मौर्य संत जी ने उनसे उन कारकों के बारे में पूछा जिन्होंने इस विकार को जन्म दिया था और महल मालिक ने उनकी पहचान से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर उनके अधिकांश सवालों के जवाब दे दिए। बड़े मौर्य संत जी ने अपने सर को हिलाते हुए आह भरी। ये पहली बार है जब मैं इस विकार के सामने आया हूँ और इसकी स्थिति वाले रोगी बहुत कम पाए जाते हैं। मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। हालांकि शिरीन थोड़ा निराश थी क्योंकि उसे सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, आपके मन में वास्तव में क्या था जब आपने कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं? बड़े मौर्य संत जी ने उसकी ओर देखा और अशिष्टता से बोला, तुम्हें चिंता है कि मैं उसे एक प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला चूहे के रूप में रख लूंगा? यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती हो तो तुम उसे दूर ले जा सकती हो। शिरीन दंग रह गई। वास्तव में वो बस पूछ रही थी कि क्या बड़े मौर्य संत जी के पास कोई उपाय है। उसका मतलब उन्हें चोट पहुंचाना नहीं था। हालांकि बड़े मौर्य संत जी को लग रहा था कि वो अति संवेदनशील हो गई है और यही कारण है कि वो असभ्य तरीके से बात कर रहे थे। इससे पहले कि वो बात करना जारी रखते, महल मालिक ने शिरीन को पहले से अपने साथ खींचना शुरू कर दिया। ठीक है चलो। बड़े मौर्य संत जी ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ ली क्योंकि वो गुस्से से पागल हो गए थे। वो अचानक आगे बढ़े और शिरीन को पीछे से खींच लिया। जाहिर है वो दोनों अनजान थे और शिरीन लगभग गिर गई थी। उसका हाथ अनिच्छा से महल मालिक के हाथ से अलग हो गया और वो बड़े मौर्य संत जी की बाहों में गिर गई। शिरीन ने उनसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने अचेतन रूप से उनके हाथ से निकलने का संघर्ष किया। तुम क्या कर रहे हो? बड़े मौर्य संत जी रुक गए। वो स्वभाव से लापरवाह नहीं थे, लेकिन हाल ही में वो लापरवाही से काम कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मुझे क्षमा करें, मैं लापरवाह था। शिरीन ने उनके चेहरे को देखा जो थोड़ा पीला था और उनकी आंखों के चारों ओर तो काले घेरे थे और वो कल महादेव प्रताप सिंह का इलाज करने से काफी थक गए थे। थके होने पर लोग गर्म स्वभाव के हो जाते हैं। इसके अलावा बड़े मौर्य संत जी के मन में उसके लिए एक खास भावना थी और जब उन्होंने उसे दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुए देखा तो उनका पागल होना लाजमी ही था। शिरीन को बड़े मौर्य संत जी के लिए दोषी महसूस हुआ और अगर उनके पास कोई विकल्प होता तो बड़े मौर्य संत जी को महल मालिक का इलाज करने को नहीं कहती, क्योंकि वो उन्हें चुनौती नहीं देना चाहती थी। उसका इरादा बड़े मौर्य संत जी के सामने अपना स्नेह दिखाने का नहीं था, लेकिन वो कल रात खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई, ये उसकी गलती थी। उसने एक बार खांसते हुए कहा, ठीक है, अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है तो मैं इसे ले जाऊं। इससे पहले कि वो अपनी बात करना समाप्त कर पाती, बड़े मौर्य संत जी ने बीच में कहा, मुझे अचानक एक तरीका याद आ रहा है। मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। सफलता की कम से कम 30 से 40% संभावना है। शिरीन की आंखें चमक रही थी। वो क्या है? बड़े मौर्य संत जी ने महल मालिक की एक झलक ली। ये विधि थोड़ा जटिल है और इसमें लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। जब तक मैं सामग्री तैयार करता हूँ और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करता हूँ, तब तक आप यहाँ क्यों नहीं रहते? हम प्रक्रिया 3 दिन बाद शुरू करेंगे। महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, जबकि हेम कुमार गाड़ी से बाहर उड़ने वाले शेरों की निगरानी कर रहा था। गाड़ी आसमान में तेजी से यात्रा कर रही थी। गाड़ी में कुर्सी के पीछे की तरफ झुकते ही महादेव प्रताप सिंह ने पलके चढ़ा दी। जब से वो ठीक हुए थे, उनके दिमाग में धुंधली छवियों की कई चमक थी, लेकिन वो उन छवियों को याद नहीं कर सके। भीम सिंह ने उनकी ओर ध्यान से देखा और पूछा, भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महादेव प्रताप सिंह ने थोड़ा सर हिलाया। मैं ठीक हूँ। भीम सिंह ने आह भरी। सौभाग्य से मोहतरमा शिरीन वहां मौजूद थी, नहीं तो आप मर जाते। महादेव प्रताप सिंह ने आह भरी। हाँ, सौभाग्य से वो वहां थी। वो हमारी भाग्यशाली सितारा है, अन्यथा मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होता। मैं भविष्य में उसका उचित धन्यवाद कर दूंगा। उन पर शिरीन के बहुत अधिक उधार बकाया थे। भीम सिंह मुस्कुराए। चिंता मत करो भाई, मैं भविष्य में उसे धन्यवाद देने में तुम्हारी मदद करूंगा। महादेव प्रताप सिंह दंग रह गए और भौचक्के होकर पूछा, मैं केवल अपना काम कर रहा हूं, तुम क्यों? भीम सिंह ने आह भरी और विषय बदल दिया। भाई क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? महादेव प्रताप सिंह ने फिर से कहा। तुमसे नफरत है?
क्यों? तुम मेरे 8वें भाई हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भीम सिंह हमेशा उसके लिए एक सक्षम सहायक रहे हैं। उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है और उनकी रक्षा भी की है। इसके अलावा वो उनके मुख्य सलाहकार भी थे और उन्होंने लड़ाई के दौरान काफी सफलताएं भी हासिल की थी। उन दोनों का रिश्ता अन्य भाई बहनों की तुलना में काफी बेहतर था। महादेव प्रताप सिंह ने उन्हें सबसे करीबी दोस्त के रूप में देखा था और उन्होंने आज तक एक दूसरे से हर विषय पर बात की थी। लोगों ने कहा कि एक शाही परिवार में शुद्ध प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि केवल एक दूसरे से लड़ना और लाभ उठाना ही होता है। महादेव प्रताप सिंह खुश थे कि उनका एक ऐसा महान भाई था जो उनका सबसे अच्छा दोस्त भी था। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भीम सिंह ने अचानक उनसे ऐसा क्यों पूछा। कुछ देर सोचने के बाद वो उसके प्रश्न को समझ गए। क्या आप उस लाश वाली घटना के बारे में बात कर रहे हैं जहां मैं लगभग आपके द्वारा मारा गया था? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आखिरकार आप नहीं जानते कि मैं होश में था और आपने सोचा कि मैं एक राक्षस बन गया हूँ। ये कोई भी समझ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया होगा। शायद अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी ऐसा ही करता। भीम सिंह ने आह भरी। हाँ, मुझे पता नहीं था कि आप होश में। हम दोनों इतने सालों से भाई बहन रहे हैं और मैं आपको पीड़ित होते हुए नहीं देखना चाहता था। महादेव प्रताप सिंह को लगा कि उसका रवैया थोड़ा अजीब है। हालांकि वो इतने सालों से भाई थे, इसलिए उन्होंने और अधिक विचार नहीं किया, लेकिन उसके कंधे पर थपथपाया। ठीक है, इस बारे में सोचना बंद करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। भीम सिंह आज बातों नहीं हो रखा था। भाई, आपको क्या अभी वो दिन याद है जब मैं 8 साल का हुआ था? महल मालिक मुस्कुराए। मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप 8 साल के होने से पहले एक छोटे राक्षस थे और हमेशा हर किसी के साथ झगड़ा करते थे। हर बार जब भी आपने मुझे देखा तो आपने हमेशा गलत व्यवहार किया और आप केवल भूदेव सिंह का अनुसरण करना पसंद करते थे। वो रुक गए जब उन्होंने भूदेव सिंह का उल्लेख किया। भीम सिंह मुस्कुराया। हाँ, आप सही हैं। मैं भोला था और हमेशा आपको परेशानी में डालता था। मेरी माँ हर दिन मुझे कहते हुए व्याख्यान देती कि भूदेव सिंह राज्य का भावी स्वामी होगा और मुकुट राजकुमार का अनुसरण करना बेकार था। मैं उनके आसपास घूमता था क्योंकि मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। वास्तव में बच्चे उन दिनों समर्थन ढूंढते थे ताकतवर का। महादेव प्रताप सिंह मदद नहीं कर सके और मुस्कुराए। सौभाग्य से आप प्रेरित हुए जब आपने अपना पैर तोड़ लिया और हर जगह मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, जैसे कि तो मेरी छोटी पूंछ हो। भीम सिंह ने आह भरी। शर्मनाक है ना? ये काफी गंभीर था क्योंकि मैं 3 दिनों तक लकवे में था। जब आप बागीचे में खेल रहे थे तो मैं आपको बरगलाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय मैं गलती से एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और गिर गया और बेहोश हो गया। आप ही थे जिन्होंने मुझे बचाया, यहाँ तक कि 3 दिनों तक मेरा ध्यान खींचा। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और शाही चिकित्सक ने दावा किया था कि मैं अब इससे उबर नहीं पाऊंगा। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया था। हालांकि आपने हार नहीं मानी और आपने मुझे जीवित रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी उपयोग किया। महादेव प्रताप सिंह ने बेबसी से कहा, तुम सिर्फ एक बच्चे थे और तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता था। वास्तव में मैंने सही काम किया क्योंकि मैंने एक प्रतिभाशाली और एक सच्चे भाई को बचाया। भीम सिंह ने उनकी ओर देखा और आह भरी। तुम सही हो। जिस साल मैं 8 साल का हुआ वो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भाई, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं 8 साल की उम्र से पहले और बाद में एक अलग व्यक्ति था? महादेव प्रताप ने खुशी से कहा। हाँ, जब से आप 8 साल के हुए थे तब से आप एक दुष्ट बच्चे नहीं रहे और अधिक परिपक्व भी हो गए थे। वास्तव में अब आप बहुत अलग हैं, आप अधिक प्यारे हो गए हैं और मैं आपके लिए खुश हूँ। भीम सिंह मुस्कुराया। वास्तव में किसी का व्यक्तित्व पूरी तरह से सिर्फ इसीलिए नहीं बदला होगा क्योंकि वो गिर गया था और एक लघु लकवे का अनुभव कर चुका था। व्यक्ति के व्यक्तित्व में बड़े बदलाव का कारण आत्मा के प्रतिस्थापन के कारण सबसे अधिक संभावना होती है। महादेव प्रताप सिंह चौंक गए और अचानक जवाब दिया। क्या? भीम सिंह ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। भाई, तुम अब भी मुझे समझ नहीं पाए। महादेव प्रताप सिंह पीले दिख रहे थे। तुम्हारा मतलब तुम कोई और हो। तो मेरे भाई के शरीर को धारण करके बैठी एक दूसरी आत्मा हो। भीम सिंह ने सर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। अगर आपके भाई की आत्मा इस शरीर के अंदर रहती तो वो आपको धन्यवाद नहीं कहती। भले ही आपने उसकी जान बचाई हो, लेकिन इसके बजाय वो आपके खिलाफ जाना जारी रखती। ये कितना कृतज्ञ व्यक्ति था। आपका भाई वास्तव में बेवकूफ था। आप एक मुकुट राजकुमार के रूप में बहुत दयालु हैं। महादेव प्रताप सिंह को लगा जैसे वो गड़गड़ाहट से मारे गए हों। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, असंभव। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने कोई अजीब सपना देखा है? भीम सिंह मुस्कुराया। भाई, आपने अभी अभी जो उल्लेख किया है वो मानव शरीर में एक दुष्ट आत्मा के बारे में था। उनका शरीर एक लाश की तरह कठोर होगा, भले ही वो एक मानव शरीर रखने में कामयाब रहे हों। लेकिन अगर आत्माएं 2 होती तो क्या होता? इस शरीर का तब क्या होता? महादेव प्रताप सिंह चौंक गए। यह असंभव है। 2 आत्माएं कभी भी एक शरीर में एक साथ नहीं रह सकती हैं जब तक कि एक आत्मा अपने गुरु की आत्मा की सेवा करने के लिए अनुबंध ना हो। भीम सिंह मुस्कुराए। भाई, आप बहुत कुछ जानते हैं। वास्तव में मैंने उसके शरीर को अनुबंध पर रखा है जब से वो पैदा हुआ था। हालांकि संविदात्मक आत्मा कभी भी गुरु की आत्मा को धोखा नहीं दे सकती जब तक कि गुरु की आत्मा मर ना जाए, इसीलिए मैं उसकी जगह नहीं ले सकता था जब तक वो गिरकर चट्टान से नहीं टकरा गया था। महादेव प्रताप सिंह परेशान थे। दरअसल भीम सिंह 8 साल का होने से पहले एक बेहद
दुष्ट लड़का हुआ करता था। वो पहले डूब भी चुका था, उसने खुद को एक सख्त वस्तु से टकराया भी था और यहाँ तक कि एक घोड़े से भी वो गिर गया था। उसके साथ कई दुर्घटनाएं हुई थी और सभी को लगा कि आठवां राजकुमार केवल नाटक करने में ही अच्छा है। हालांकि यह संभव था कि संविदात्मक आत्मा सब कुछ नियंत्रित करती हो। महादेव प्रताप सिंह ने भीम सिंह को घूरते हुए कहा, तो अब तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो? भीम सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अब तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। महादेव प्रताप सिंह के शब्द समाप्त हो गए। वास्तव में 8 का साल होने से पहले वो भी भीम सिंह से कुछ नाराज थे। हालांकि जब से वो 8 साल का हुआ था वो इतना प्यारा हो गया था और वही अब उनका सबसे बड़ा सहायक भी था। इसलिए महादेव प्रताप सिंह अपने सच्चे भाई का बदला लेने की योजना नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसने उनके साथ बातचीत भी नहीं की थी। अब उनके सामने दूसरी आत्मा थी, ना कि वो जो धूर्त हुआ करती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा, भाई मुझे परवाह नहीं है कि आप अतीत में क्या थे, लेकिन अब आप इस शरीर के स्वामी हैं, जिसका अर्थ है कि आप मेरे महान भाई हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप किसी और को ये सब बताएं, क्योंकि वो इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। शायद वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। भीम सिंह ने कुछ देर उनकी ओर देखा और फिर अपना सर हिलाया। भाई आप एक दयालु व्यक्ति हैं और आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते रहे हैं। दुर्भाग्य से महादेव प्रताप सिंह को लगा कि कुछ गड़बड़ है। भीम सिंह मुस्कुराए, भाई क्या आपको अब भी याद है कि वो कौन था जिसने आपको बरगलाया था और आपको लाश बना दिया था? महादेव प्रताप सिंह का दिल सोच में डूब गया और उन्होंने भीम सिंह की ओर मुस्कुराहट से देखा। कौन? भीम सिंह ने अपनी हथेली पर रखा कागज का पंखा घुमाया और अपनी ओर इशारा किया। मैं। महादेव प्रताप सिंह हैरान था। क्या? वो लगभग कूद कर उठ खड़े हुए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, जैसे कि उनकी सारी हड्डियां गायब हो गई हों। उन्होंने तुरंत सर उठाया। तुमने मेरे साथ क्या किया है? भीम सिंह अभी भी उनके सामने बैठा हुआ था और उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बस गाड़ी के अंदर एक दवा फैलाई है जो कि आपको स्थिर कर देती है और आपकी युद्ध कला तकनीक का उपयोग करने से रोकती है। महादेव प्रताप सिंह पीले पड़ गए और जोर से चिल्लाए, हेम कुमार! हेम कुमार गाड़ी के बाहर से गाड़ी की निगरानी कर रहा था। उसकी युद्ध कला तकनीक शक्तिशाली थी और लगभग वो भीम सिंह के बराबर था। भले ही वो महादेव प्रताप सिंह जितना अच्छा नहीं था। महादेव प्रताप सिंह काफी जोर से चिल्लाए, लेकिन गाड़ी के बाहर कोई हलचल नहीं हुई। भीम सिंह ने अपना सर हिलाया। भाई मैंने गाड़ी के अंदर एक छोटी जादूगर बाधा लगा दी है, आपकी आवाज गाड़ी के बाहर नहीं सुनाई देगी। महादेव प्रताप सिंह को पसीना आ रहा था और उन्होंने भीम सिंह को अविश्वसनीय रूप से देखा। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कभी तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया। भीम सिंह ने फर्श पर देखा। हाँ तुमने नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए खेद है। महादेव प्रताप सिंह ने विराम दिया और बोलना जारी रखा। सिर्फ सिंहासन और मुकुट राजकुमार की उपाधि के लिए ये सब? क्या आप सम्राट बनना चाहते हैं? अभी भूदेव सिंह भी है इस कतार में। भले ही आप मुझे मारते हैं, आप सिंहासन को जब्त नहीं कर पाएंगे। भीम सिंह ने अपने होठों को साफ किया और बोलना जारी रखा। वास्तव में मुझे सिंहासन की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले उसे जब्त करना बेहतर रहेगा। शायद मुझे कल तक ये खबर मिल जाएगी कि भूदेव सिंह को मार दिया गया है। फिर उन्होंने महादेव प्रताप सिंह की ओर देखा, और इसके लिए जिम्मेदार हत्यारा आपका नाम लेकर आपको बदनाम कर देगा। महादेव प्रताप सिंह के अंग जमने लगे थे। हालांकि वो दयालु थे, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे। वो अब पूरी तरह से समझ गए थे कि भीम सिंह क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शाही परिवार के केवल 3 लोग थे जो सिंहासन के वारिस बन सकते थे। भूदेव सिंह, वो खुद, और भीम सिंह, जिन्होंने हाल के सालों में युद्ध में काफी जीतें हासिल की थी। भीम सिंह ने इस लड़ाई में भी सबसे अधिक योगदान दिया और उसने उनकी जीत हासिल करने में मदद की थी। इसके अलावा वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने भीम सिंह को मुख्य योगदानकर्ता के रूप में मशहूर कर दिया था और सम्राट ने उसे पुरस्कृत करने के लिए किसी को नियुक्त किया था। इसीलिए भीम सिंह राजनीतिक और सैन्य दोनों ही दृष्टि से लाभ में था। यदि महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह मर जाते हैं तो भीम सिंह स्वतः ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाएगा। शायद मुकुट राजकुमार और भूदेव सिंह के दोनों के अनुयायी भी इससे असहमत नहीं होंगे। इस लड़ाई में महादेव प्रताप सिंह प्राथमिक विजेता थे। उन्हें केवल अब जाकर यह एहसास हुआ था कि जिस भाई पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो विजेता बन गया था। तुम बहुत होशियार हो भाई, महादेव प्रताप सिंह ने कहा। वो अभी भी घायल थे और अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वो अपनी शक्ति के 1/10 हिस्से का भी उपयोग नहीं कर सकते थे। इस तथ्य के साथ कि उन्हें जहर दिया गया था, ये सोचना भी निराशाजनक था कि वो जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था। महादेव प्रताप सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। चलो, कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। महादेव प्रताप सिंह ने धीरे से अपनी आंखें खोली, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना जिंदा रहना अजीब पाया। उन्होंने महसूस किया कि मुस्कुराते हुए भीम सिंह उन्हें देख रहा है। तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा? तुम बस मुझे सच बताकर शांति से मुझे मार देना चाहते हो, है ना? भीम सिंह ने आह भरी। तुम मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हो, मैं तुम्हें खुद कैसे मार सकता हूँ? महादेव प्रताप सिंह ने अपनी मुट्ठी कस ली। क्या तुम मुझसे आत्महत्या की कोशिश करवाने वाले हो? क्या तुम वैसा करोगे? मुझे अपना भाई मत कहो।
मेरा तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बस मार दें, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। भीम सिंह अभी भी हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो थोड़ी देर रुको। फिर उन्होंने बांस की एक बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। वो वास्तव में किसका इंतजार कर रहा था? महादेव प्रताप सिंह को ये पता था कि भीम सिंह अपने पापों को कबूल करने के बाद उन्हें जिंदा जाने देगा। हालांकि गाड़ी में सिर्फ वो दोनों ही थे। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो कौन आकर उन्हें मारेगा? महादेव प्रताप सिंह को उसका जवाब बहुत जल्द मिल गया। उन्होंने हेम कुमार को गाड़ी से बाहर चिल्लाते हुए सुना, विषैले चील, हे भगवान, वो भी इतने सारे! गाड़ी अचानक थोड़ी हिलने लगी। जाहिर है ऐसा इसीलिए था क्योंकि हेम कुमार ने जहरीले चील से बचने के लिए गाड़ी को किनारे पर कर दिया था। महादेव प्रताप सिंह ने अपनी ताकत खो दी थी। गाड़ी हिलने के कारण वो फर्श पर गिर गए और फिर भीम सिंह ने उन्हें पकड़ लिया। विषैला चील एक बहुत ही शातिर पक्षी था। ये एक ऐसा पक्षी था जिसकी आध्यात्मिक शक्ति 5वें स्तर की थी। ये अपने पंजों से एक गैंडे को भी 2 टुकड़ों में फाड़ सकता था। उड़ती गाड़ी में यात्रा करते समय इस तरह के पक्षी से टकराना सबसे भयावह बात थी। उनमें से एक से निपटना भी कठिन होता है, लेकिन अभी वहां 30 से 40 विषैले चीलों का समूह आ गया था। हेम कुमार के पास स्तर 5 की आध्यात्मिक शक्ति थी। यदि उसे केवल एक विषैले चील का सामना करना पड़ता तो वो उससे निपट सकता था। हालांकि अभी वहां बहुत सारे विषैले चील थे। भीम सिंह ने अपना पंखा बंद करके अंदर रख दिया। उसने जाने से पहले महादेव प्रताप सिंह को देखा और कहा, भाई, मुझे आशा है कि आपके अगले जीवन में आपका जीवन अच्छा हो। मुझे खेद है। उसने अपनी आस्तीन लहराई और गाड़ी से बाहर चला गया। उसने महादेव प्रताप सिंह को अकेला छोड़ दिया, जो अभी मुश्किल से गाड़ी में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब वो भीम सिंह की पूरी योजना को पूरी तरह से समझ गए थे। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना चाहता था। आखिरकार अगर भीम सिंह ने खुद अपराध किया होता तो वो लाश पर को सुराग छोड़ सकता था और उसकी योजना आसानी से उजागर हो जाती। हालांकि उसने अब ऐसा प्रतीत किया जैसे कि महादेव प्रताप सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जहरीले चीलों के हमले के कारण, जब वो घर जा रहे थे। भीम सिंह और हेम कुमार गाड़ी के बाहर जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी चोटों से निपटने के लिए गाड़ी में केवल महादेव प्रताप सिंह ही बचे थे। जब महादेव प्रताप सिंह ने इसके बारे में सोचा तो वो गाड़ी के बाहर खरोंचने की आवाजें सुन सकते थे। साथ ही हेम कुमार और भीम सिंह के चिल्लाने की आवाजें भी सुन सकते थे। जाहिर है बहुत सारे जहरीले चील वहां मौजूद थे क्योंकि हेम कुमार और भीम सिंह उनका सामना नहीं कर पा रहे थे और गाड़ी पर हमला करने के लिए 1 दर्जन से अधिक चील आ गए थे। जहरीले चीलों के तीव्र हमले के कारण गाड़ी अंततः 2 हिस्सों में टूट गई। महादेव प्रताप सिंह मदद नहीं कर सके, लेकिन एक उल्का पिंड की तरह आसमान से गिरने लग गए। मुकुट राजकुमार! हेम कुमार जोर से चिल्लाया। भाई महादेव प्रताप सिंह! भीम सिंह चिल्लाया। महादेव प्रताप सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके शरीर में अब कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची थी। आसमान से 2 किलोमीटर नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह सकते थे? हेम कुमार का शरीर कांप रहा था। उसने जंगल में अपने स्वामी को इधर उधर ढूंढा। वो उसी क्षण नीचे कूद गया जब महादेव प्रताप सिंह आसमान से गिर रहे थे, लेकिन भीम सिंह ने उसका ध्यान भटका दिया। भीम सिंह भी उड़ते हुए शेर पर बैठकर तेजी से नीचे उतर रहा था और हेम कुमार भी उड़ते हुए शेर की पीठ पर बैठकर उतरा। इसी बीच दूसरा उड़ता हुआ शेर जहरीले चीलों के समूह का भोजन बन गया। हालांकि वो उड़ते हुए शेर पर तेजी से उतर रहे थे, लेकिन ये महादेव प्रताप सिंह के गिरने की गति जितना तेज नहीं था जो आसमान से गिर रहे थे। उन्होंने उन्हें सीधे आदिम जंगल में गिरते हुए देखा था। हेम कुमार और भीम सिंह दोनों के नीचे उतरने के बाद उन्होंने तुरंत महादेव प्रताप सिंह को खोजना शुरू कर दिया। अगर वो मरे होते तो उनकी लाश 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं होनी चाहिए थी। हालांकि 2 घंटे की लगातार खोज के बाद भी उन्हें महादेव प्रताप सिंह नहीं मिले। ये एक आदिम वन था। इस जंगल में न केवल भयंकर और जंगली जानवर थे, बल्कि एक बहती नदी भी थी। जिस स्थान पर महादेव प्रताप सिंह गिरे थे वो स्थान नदी के पास होना चाहिए था। यदि वो मर गए होते तो उनके शरीर को नदी में बहा दिया जाता या आसपास के जंगली जानवरों द्वारा खा लिया जाता। हेम कुमार भीम सिंह से अलग हो गए ताकि वो अधिक जमीन की जांच कर सके। जिसने भी महादेव प्रताप सिंह को सबसे पहले पाया वो एक संकेत के रूप में एक आतिशबाजी जलाएगा। उन्होंने दिन भर तलाश की, लेकिन वो नहीं मिले। भले ही उड़ते हुए शेरों की नाक बहुत संवेदनशील थी, जो एक शिकारी कुत्तों के बराबर थी। भीम सिंह उड़ते हुए शेर के साथ भी महादेव प्रताप सिंह को ढूंढ नहीं पाए। महादेव प्रताप सिंह गायब हो चुके थे। हालांकि आदिम जंगल में गिरने के बाद उनका जीवित रहना असंभव था। हेम कुमार आत्महत्या करने ही वाला था, लेकिन सौभाग्य से उसे भीम सिंह ने रोक लिया। भीम सिंह भी अच्छे नहीं लग रहे थे। भाई महादेव प्रताप सिंह के अब तक मर जाने की सबसे अधिक संभावना है। हमें इस घटना की सूचना जल्दी ही सम्राट को देनी होगी। मैंने अपने पहरेदारों को एक संकेत भेजा है और उन सबको खोजने के लिए यहाँ आ जाना चाहिए।
आइए पहले ही सूचना देने के लिए वापस चले। भीम सिंह ने अभी अभी महादेव प्रताप सिंह की आत्मा को खोजने के लिए गुप्त रूप से अपने आत्मा खोजी जादू का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे महादेव प्रताप सिंह की आत्मा का कोई हिस्सा नहीं मिला। इस स्थिति में केवल दो संभावनाएं थी। पहली ये कि महादेव प्रताप सिंह शायद मरे नहीं थे और शायद किसी ने उन्हें बचा लिया था। हालांकि इस संभावना की ज्यादा संभावना नहीं थी, क्योंकि इस आदिम जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने पूरे जंगल की तलाशी ली और देखा कि इस जगह पर कोई नहीं रहता है। एक और संभावना ये थी कि वो मर चुके थे और उनकी लाश को एक जानवर ने खा लिया था, जबकि एक आत्मा खाने वाले जानवर ने उनकी आत्मा को अवशोषित कर लिया था। हालांकि 99.99% था कि महादेव प्रताप सिंह मर गए थे, फिर भी 0.01% अनिश्चितता थी। एहतियात के तौर पर भीम सिंह ने पहले अपनी योजना को अंजाम देने के लिए घर जाने का फैसला किया। जब तक वो सिंहासन पर बैठने में कामयाब होंगे और सम्राट बन जाएंगे, भले ही महादेव प्रताप सिंह जीवित वापस आ जाएं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए उसकी प्राथमिकता राजधानी लौटने की थी। उन्हें हेम कुमार को साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला था जिसने मुकुट राजकुमार की मृत्यु देखी थी। हेम कुमार हार नहीं मानना चाहता था और खोज जारी रखना चाहता था। हालांकि वो डरा हुआ था और आखिरकार भीम सिंह ने उसे मना लिया। वो भीम सिंह का पीछा करते हुए राजधानी वापस आ गए। वो दोनों उड़ते हुए शेर पर सवार हो गए और आदिम जंगल से निकल गए। दूर एक पेड़ से एक छाया निकली। उसके कपड़े लगभग आसपास के वातावरण के समान ही रंग के थे। वो व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और यहाँ तक कि उसे आत्मा खोजक मंत्र का उपयोग करना भी आता है। अंत में लोमड़ी ने अपनी पूछ प्रकट कर ही दी थी। उसने जेड का एक टुकड़ा निकाला और उस पर उंगली को दबाया। थोड़ी देर बाद जेड जल उठा और उसमें से एक बच्चे की आवाज निकली, कैसा रहा मेरे भगवान जी? ये वही है जो आपने उम्मीद की थी। भीम सिंह ने महादेव प्रताप सिंह पर अपनी योजना को अंजाम दे दिया है। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने उन पर हमला करने के लिए जहरीले चीलों को आकर्षित करने के लिए बांसुरी के स्वर का इस्तेमाल किया। वो ये भी जानता है कि आत्मा खोजी मंत्र का उपयोग कैसे करना है। मेरे भगवान जी, क्या आपको लगता है कि वो इन सभी घटनाओं के पीछे का अपराधी है? दूसरा पक्ष थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उस व्यक्ति ने धीरे से पूछा, महादेव प्रताप सिंह का क्या? मैंने उन्हें बचा लिया था, वो ठीक है और राजधानी वापस जा रहे हैं। भूदेव सिंह के बारे में क्या? राजधानी से हमें मिली जानकारी के अनुसार कल रात भूदेव सिंह को उनके शयन कक्ष में मार दिया गया था और भूदेव सिंह के गिरोह ने शहर में दंगे शुरू कर दिए थे। ये राजधानी में एक व्यस्त रात होगी। दूसरे छोर पर बैठा व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया, ठीक है, योजना के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है। एक अतिथि कक्ष में शिरीन उस दवा को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न दवाओं को मिलाने में व्यस्त थी, जिसे बड़े मौर्य संत जी ने खोजा था। महल मालिक की अजीब बीमारी को ठीक करने के लिए बड़े मौर्य संत जी को इस दवा की जरूरत थी, इसलिए शिरीन इसे परिष्कृत करने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी। वो पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसने व्यक्तिगत रूप से अपना भोजन लाने के लिए महल मालिक की जरूरत महसूस की थी। वो अलग हो गए थे और वर्तमान में दो अलग अलग कमरों में रह रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बड़े मौर्य संत जी को शक हो। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसे दवा को परिष्कृत करने का कौशल सिखाया था। उसे आधुनिक चिकित्सा का भी कुछ ज्ञान था। हालांकि महल मालिक भी दवा परिष्कृत करने में माहिर थे, लेकिन उन्हें आधुनिक समय की दवाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिससे शिरीन को एक फायदा भी हुआ था। इसके अलावा वो वर्तमान में अपनी असली पहचान छुपा रहे थे, इसलिए वो दवा को परिष्कृत करने के अपने उच्च कौशल को प्रकट नहीं कर सके। इसीलिए दवा को परिष्कृत करने का काम शिरीन को सौंपा गया। बड़े मौर्य संत जी का व्यवहार मजाकिया था। वो सिर्फ शिरीन को परिष्कृत करने का कौशल सिखाना चाहते थे और शिरीन को इसे किसी और के साथ साझा करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शिरीन की सहायता के लिए एक सहायक भी भेजा, लेकिन वास्तव में वो महल मालिक को भी गुप्त रूप से उसकी विधि सीखने से रोकना चाहते थे। महल मालिक बड़े मौर्य संत जी की इस व्यवस्था से नाखुश थे। इससे शिरीन असहज हो गई, इसलिए उसने उन्हें कोने में खींच लिया और उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। अंत में महल मालिक उनकी व्यवस्था के लिए सहमत हो गए और दूसरे कमरे में रहने चले गए। महल मालिक एक अभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए वो कभी भी अन्य लोगों के ज्ञान की चोरी नहीं करेंगे। इसीलिए शिरीन को खाना भेजने के अलावा उन्होंने कभी भी उसके कमरे में कदम नहीं रखा। एक दिन के बाद शिरीन ने दवा को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। उसे राहत मिली और वो महल मालिक के कमरे में उनकी तलाश करने गई। वो जानना चाहती थी कि वो कितनी अच्छी तरह से ठीक हो रहे। महल मालिक बिस्तर पर बैठे हुए थे, लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहे थे। वो अपने हाथ में जेड को देख रहे थे। जब उन्होंने शिरीन को देखा तो उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। शिरीन ने उनके हाथ में रखे जेड को देखा और फिर उसने कहा, जेड उस जेड जैसा दिखता है जिसे मैंने प्रभु के पास देखा था। महल मालिक ने हंसते हुए कहा, बेशक, क्योंकि मैं भगवान हूँ, इसलिए मेरी जेड भगवान जी की जेड जैसी दिखती है। शिरीन दंग रह गई। उसने केवल अनुमान लगाया था कि महल मालिक वास्तव में भगवान जी ही थे। हालांकि अब तक इस बारे में निश्चित नहीं थी। वो अब इसे स्वयं स्वीकार कर रहे थे। उसने मुंह फेर लिया और उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। महल मालिक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे लगा कि आप इसके बारे में पहले से ही जानती हैं। क्या आपको अभी भी मुझसे कोई स्पष्टीकरण की जरूरत है? शिरीन ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या ये उनके दिमाग में नहीं आया होगा? उन्होंने उसे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था।
महल मालिक ने आह भरी। ये वास्तव में भगवान जी सिर्फ एक उपाधि है। ये किसी की पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। ये सम्राट की तरह और केवल एक व्यक्ति को संदर्भित नहीं करती। हालांकि एक पहचान के रूप में शानदार लगता है, लेकिन इस स्थिति में होने के लिए बहुत सारी बाधाएं। इस प्रकार मैं सिर्फ महल मालिक बनना पसंद करता हूँ और इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से कार्य करता हूँ ताकि मैं ऊब महसूस ना करूँ। शिरीन सहमत नहीं थी। प्रभु सिर्फ एक पहचान है। ये पहचान केवल आपकी है। सम्राट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन केवल आप ही प्रभु हो सकते हैं। महल मालिक ने मजाक में कहा, नहीं, यदि आप मेरी स्थिति में हैं तो आपको भी भगवान जी कहा जाएगा। शिरीन ने सोचा एक मजाक था और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अचानक उसे कुछ याद आया। मैंने सुना है कि भगवान जी का असली नाम महेश देव है, तो आपका असली नाम कौन सा है? एक नाम इंसानों के लिए सिर्फ एक पुकार होती है। भले ही मेरा नाम महेश देव हो या महल मालिक, मैं अभी भी मैं ही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या बुलाती हैं, इससे कुछ नहीं बदलेगा। महल मालिक वो नाम है जिसे मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मैं महाद्वीप में रहता हूँ। इतने सालों के बाद मैं अपना मूल नाम लगभग भूल ही गया था। उनके लिए भगवान महेश देव की पहचान के साथ महाद्वीप में प्रकट होना दुर्लभ था। इतने सालों के बाद भी उन्होंने केवल 1 या 2 बार ही इस उपाधि का इस्तेमाल किया था। किसी ने भी उन्हें इस नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं की थी, जिसका मतलब था कि उन्हें आखिरी बार भगवान महेश देव के नाम को सुने हुए तकरीबन 100 साल से ज्यादा का समय हो गया था और इसीलिए वो अपना मूल नाम लगभग भूल चुके थे। जब वो बातें कर रहे थे, महल मालिक अपने हाथ में रखे सेठ के साथ खेलती रही, ऐसे जैसे उनके मन में कुछ चल रहा हो। शिरीन ने उनकी ओर देखा। क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है? महल मालिक एक पल के लिए रुके और एक गंभीर चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। शिरीन, अगर तुम्हारे 2 दोस्त दुश्मन बन जाए और उनके बीच लड़ाई हो जाए, आप किसकी मदद करेंगी? शिरीन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई और कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सही है। बेशक मैं लड़ाई को होने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, हालांकि अगर यह अपरिहार्य है तो मैं किसी भी टोली का पक्ष नहीं लेने की कोशिश करूंगी। महल मालिक ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा। शिरीन ने उनकी ओर देखा और पूछा, कौन लड़ने वाला है? आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया सीधे मुद्दे पर आए। महल मालिक को झिझकते हुए देखना दुर्लभ था। उन्हें क्या चिंता थी? महल मालिक ने आह भरी। वो भीम सिंह और महादेव प्रताप सिंह है। ऐसा लगता है कि आपके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अगर वो लड़ते हैं। शिरीन का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या वो आपस में झगड़ रहे हैं? वो कुछ सोच रही थी। क्या भीम सिंह महादेव प्रताप सिंह से सिंहासन चुराने की कोशिश करने जा रहे हैं? महल मालिक ने शांति से कहा, मुझे अभी मिली जानकारी के अनुसार हाँ, वो ऐसा ही करने वाले हैं। शिरीन पीली पड़ गई थी। मुझे विश्वास नहीं होता। भीम सिंह हमेशा महादेव प्रताप सिंह की सहायता के लिए समर्पित रहे। उन दोनों भाइयों में सबसे अच्छे रिश्ते रहे। इसके अलावा भीम सिंह हमेशा एक सज्जन व्यक्ति रहे और उन्हें घूमना फिरना पसंद है। लेकिन अब महल मालिक ने आवाज पकड़ जादू यंत्र निकाला। इसे सुन। उन्होंने उसे चालू कर दिया और गाड़ी में भीम सिंह और महादेव प्रताप सिंह के बीच बातचीत सुनाई। ये घटना शिरीन के लिए एक बड़ा झटका थी। काफी देर तक वो बौखलाती रही। कई सवाल उसके मन में घूम रहे थे। हालांकि उसने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, महादेव प्रताप सिंह अब कैसे हैं? आश्वस्त रहो, मैंने अपने आदमियों को उनका पीछा करने को भेज दिया। जब महादेव प्रताप सिंह जंगल में गिर रहे थे तब वो मेरे लोगों द्वारा बचा लिए गए। शिरीन को राहत मिली, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भीम सिंह और महादेव प्रताप सिंह दोनों ने उसके साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने अतीत में उसकी बहुत मदद की थी। हालांकि अब वो सिंहासन के लिए लड़ रहे थे तो उसके लिए उन्हें मित्र के रूप में देखना एक कठिन कार्य था। हालांकि भीम सिंह ने जो तरकीब इस्तेमाल की थी वो अनैतिक थी। शिरीन उनकी हरकतों से हैरान और निराश भी थी। जब सिंहासन के मुद्दे की बात आती है तो पिता और पुत्र जैसा कुछ नहीं होता। भाई बहनों का भी यही हाल है। सिंहासन पर चढ़ने के लिए भाई बहनों के बीच लड़ाई लगभग हर पीढ़ी में होती रही है। अच्छे कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाता और जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो एक दोस्ताना व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तव में जब भी संभव हो वो एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार रहते हैं। शाही परिवार के सदस्यों की मानक विशेषताएं ऐसी ही थी। हालांकि शिरीन को लगा कि भीम सिंह ने जो किया वह स्वीकार्य था। आखिर महादेव प्रताप सिंह हमेशा उन पर मेहरबान रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को मारने के लिए ऐसी चाल चली। शिरीन ने उनकी हरकत को तुच्छ माना और उनकी पहचान अपने दोस्त के रूप में करनी बंद कर दी। उनका शरीर किसी और आत्मा के कब्जे में था और पुनर्जीवित हुआ था। क्या वो भी आधुनिक दुनिया से आया था? उसने अपना सर हिलाया। भीम सिंह के पास जो भी ज्ञान था वो इस दुनिया का था। वो आधुनिक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया के मूल निवासी थे। गाड़ी में केवल वो दोनों ही थे। आपने ये आवाज पकड़ो यंत्र लगाने का मौका कब लिया? क्या आपने इसे पहले से उन पर लगा दिया था? महल मालिक ने सर हिलाया। मुझे लंबे समय से भीम सिंह पर संदेह था। मुझे ये भी संदेह था कि भीम सिंह वही था जिसने महादेव प्रताप सिंह को जहर दिया था और उन्हें एक लाश में बदल दिया था। इसीलिए मैंने महादेव प्रताप सिंह पर आवाज पकड़ो यंत्र लगाने का फैसला किया ताकि मैं उनकी बातचीत सुन सकूं। शिरीन मदद नहीं कर सकी और उनकी तरफ देखने लगी। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उन्होंने चुपके से इतनी सारी चीजें की है। उसने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा,
भीम सिंह ने महादेव प्रताप सिंह की अधिकांश क्षमताओं को बंद कर दिया था, है ना। अपनी क्षमता के साथ उसे एक ध्वनिरोधी जादूगर बाधा भी डालनी आनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर उसने महादेव प्रताप सिंह को जहर दिया था तो क्या इसका मतलब ये था कि वो पागल वैज्ञानिक के साथ गुपचुप तरीके से मिला हुआ था? महल मालिक प्रसन्न थे। तुम काफी समझदार हो। मुझे लगता है कि वो पागल वैज्ञानिक है। भीम सिंह और पागल वैज्ञानिकों के बीच कुछ तो रिश्ता होना चाहिए। अगर भीम सिंह सिंहासन को जब्त करना चाहता है तो उसने पागल वैज्ञानिक का सहयोग लिया होगा। शिरीन ने काफी देर तक सोचा। उसने पागल वैज्ञानिक के साथ सहयोग करना कब शुरू किया? महल मालिक ने मेज पर अपनी मुट्ठी मारी। ये बहुत पहले शुरू हो गया था। क्या आपको अभी भी वो घटना याद है जब आप महर्षि विद्यालय में दाखिल हुई थी? हाँ, शिरीन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। अचानक उसे कुछ याद आया। क्या आपका मतलब उस घटना के पीछे के व्यक्ति वही थे? इसी की सबसे अधिक संभावना है कि उसी ने गड़बड़ी पैदा की होगी। महल मालिक ने उत्तर दिया। क्यों? शिरीन उलझन में थी। उसने ऐसा क्यों किया? हमारे बीच कोई नफरत नहीं है, हम दोस्त भी हैं, तो वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? महल मालिक ने एक पल के लिए सोचा। उसे आपसे नफरत करने की जरूरत नहीं थी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। शायद वो नहीं चाहता था कि आप महर्षि विद्यालय में रहें, इसलिए वो आपको वहां से बाहर निकालना चाहता था। उसने इतने सारे जासूस वहां लगाए हुए थे। महर्षि विद्यालय में आपका लक्ष्य एक जासूस को पकड़ना था। महर्षि विद्यालय में रहने के बाद अब तक आपने कितने जासूसों को पकड़ा है? शिरीन चुप रही। वो एक पल के लिए उदास महसूस कर रही थी। मुझे लगता है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अपराधी ने जो किया वो मुझे मेरी मौत के लिए मजबूर कर रहा था। अगर आपने मुझे उस समय नहीं बचाया होता तो मुझे लगता है कि मैं एक लाश में बदल गई होती, कंकाल बन जाती मैं अब तक। महल मालिक ने उसकी ओर देखा। बेवकूफ, आखिरकार आप प्रभु के शिष्य हैं। क्या आपको लगता है कि मेरी अनुमति मिलने से पहले सुरा सिंह जी आपको मारने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर आपसे गलती हुई होती और यदि आप पर दोष सत्यापित होता तो सुरा सिंह जी आपको कुछ समय के लिए कैद में रखते, इससे पहले कि वो आपको अच्छे के लिए महर्षि विद्यालय से बाहर निकाल देते। उस समय भीम सिंह वहां था और फिर वो आपको वापस ले आता और आपको भीमपुर साम्राज्य के एक विद्यालय में दाखिला दिलवा देता, क्योंकि वो आपके साथ था जब आप मुश्किल में थी और उसने आपको बचाया भी था। आप उसके आभारी होती और शायद आप उसका एहसान वापस करने के लिए उससे शादी कर लेती। शिरीन ने उन पर नजरें घुमाई। क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह की व्यक्ति हूँ जो किसी के एहसान का भुगतान करने के लिए उससे शादी कर लूंगी? महल मालिक उसके जवाब से संतुष्ट थे। बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी? इसका कारण यह है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शिरीन हैरान थी। यार ने बात करने में अच्छा था, हालांकि उन्होंने जो कहा वो सच था। भले ही कोई उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, वो एहसान वापस करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वो तारीफ के प्रतीक के रूप में खुद को शादी के लिए कभी पेश नहीं करेगी। वो समझ सकती थी कि भीम सिंह उसे पसंद करता था, हालांकि उसने सोचा कि निष्कर्ष निकालना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था कि जिस कारण से भीम सिंह ने साजिशें रची थी वो सिर्फ इतना था कि वो उसे पसंद करते थे। यहाँ तक कि अगर वो उसे पसंद करते थे तो ये उस मानक के अनुरूप नहीं था जहां वो उसके लिए कुछ पागल काम करेगा। शिरीन ने संदेह के साथ बात की। महल मालिक एक पल के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कुछ सोचा। शायद उसने आपके खिलाफ योजना इसलिए बनाई हो क्योंकि आप प्रभु के शिष्य हैं। शिरीन ने उसकी ओर देखा। मतलब? महल मालिक ने कहा। हम जानते हैं कि इस घटना के पीछे की व्यक्ति की बड़ी महत्वाकांक्षा है। वो केवल एक राज्य नहीं चाहता बल्कि मेरी स्थिति को संभालने के लिए उस पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो हमेशा मेरे करीब आने का रास्ता खोजता रहता है। हालांकि मेरे आसपास के लोग बेहद भरोसेमंद हैं और इसीलिए उसके पास मेरे करीब आने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप प्रभु के शिष्य हैं, इसलिए आपके पास प्रभु से जोड़ने का तरीका है, इसलिए वो आपको मध्यस्थ के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।